वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कारा में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका की संरचना कैसी होती है और कारा का जो थैलस है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। आज हम शुरू करेंगे कारा के आगे का चैप्टर कि कारा में थैलस की वृद्धि किस प्रकार से होती है, प्लांट बॉडी किस प्रकार से ग्रो करती है, जिस कारण से कि कारा की जो लेंथ है वो बढ़ती है। तो कारा की जो ग्रोथ है, कारा में वृद्धि जो है वो एक डोम शेप एपिकल सेल के द्वारा होती है, यानी कि गुंबदाकार शीर्ष सेल के द्वारा कारा में वृद्धि पाई जाती है। इस शीर्ष सेल में एक डोम शेप एपिकल सेल है, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। स्टार्टिंग में शुरू में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे कि 3 कोशिकाएं बनती है। इसमें से जो सबसे ऊपर की कोशिका है वो पुनः एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका की तरह ही कार्य करती है। बीच वाली सेल बाइकॉन्केव सेल हो जाती है और ये बाइकॉन्केव सेल जो है वो नोडल इनिशियल पर्व संधि प्रारंभिका की तरह कार्य करती है। उसके नीचे जो कोशिका होती है, सबसे नीचे की जो कोशिका होती है वो पर्व इनिशियल की तरह कार्य करती है, पर्व प्रारंभिका की तरह या इंटरनोडल इनिशियल की तरह कार्य करती है। जो बीच का नोडल इनिशियल है, पर्व संधि प्रारंभिका जो है, उसके अंदर फिर कई सारे वर्टिकल डिवीजन होते हैं। द नोडल इनिशियल अंडरगोस रिपीटेड वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर। पहले विभाजन के 90 डिग्री के ऊपर दूसरा विभाजन, उसके 90 डिग्री पे तीसरा विभाजन, उसके 90 डिग्री पे चौथा विभाजन। तो इस तरह से कई विभाजन होते हैं, जिसके पश्चात सेंटर में 2 कोशिकाएं और परिधि की तरफ 6 से 20 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इन्हीं जो परिधीय कोशिकाएं 6 से 20 कोशिकाएं जो बनी है पर्व संधि के ऊपर, इन्हीं कोशिकाओं से आगे शाखाएं बनती हैं, चाहे वो लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, चाहे वो असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं। दोनों प्रकार की शाखाएं इन्हीं पर्व संधियों से बनती हैं। और जो नीचे की नोड होती है, जो सबसे नीचे की बेसल नोड जो होती है, मतलब थैलस के आधारीय पर्व संधि जो है, वहीं से राइजोइड्स भी निकलते हैं। वहां की जो परिधीय कोशिका हैं उनसे राइजोइड्स बनते हैं। और इंटरनोडल इनिशियल जो है उनके अंदर तो विभाजन होते ही नहीं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनोडल जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, तो उनके अंदर आगे विभाजन नहीं होता है, वो सिंगल सेल होती है। हमेशा नोडल सेल के अंदर विभाजन होता है और वो इस तरह से वृद्धि करती है कि इंटरनोड को आधा ऊपर से और आधा नीचे से कवर करती है। तो इंटरनोडल सेल जो है वो अकेली होती है, सेंटर में एक कोशिका पाई जाती है। अब आपको ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि एक डोम शेप एपिकल सेल होती है, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ये पहला विभाजन हुआ, ये दूसरा विभाजन हुआ। तो बीच की जो ये कॉन्केव सेल बनती है, पहले वो कहलाती है नोडल सेल, नोडल इनिशियल, और उसके भी नीचे की कहलाती है इंटरनोडल इनिशियल। इस नोडल इनिशियल के अंदर, यहाँ पर ये नोडल इनिशियल है, यहाँ पर ये नोडल इनिशियल है, ये एपिकल सेल है और ये इंटरनोडल है। मतलब एपिकल सेल, नोडल इनिशियल, इंटरनोडल इनिशियल, फिर ये नोडल इनिशियल, इंटरनोडल इनिशियल, नोडल इनिशियल, इंटरनोडल, इस तरह से लगातार डिवीजन होता रहता है। अब जो नोड की सेल है, इसके अंदर फिर कई वर्टिकल विभाजन होते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर आपको हर नोड के अंदर विभाजन दिखाई दे रहे हैं, ये रहे। और फिर इनसे ही आगे ब्रांच की इनिशियल सेल्स भी बनती हैं। ये ब्रांच की इनिशियल सेल्स बन रही है, यहाँ पर ये नोडल इनिशियल से पेरिफेरल सेल बनी और फिर उन्हीं से आगे चल करके ब्रांच की सेल्स बनती हैं। तो इस तरह से पूरे कारा के अंदर ग्रोथ होती है, ये ब्रांचेस बनने लग जाती हैं। फिर ये भी इसी तरह से वृद्धि करती हैं कि एक एपिकल सेल होती है, फिर नोडल इनिशियल, फिर इंटरनोडल, फिर नोडल, फिर इंटरनोडल। तो इस तरह से लगातार नोड इंटरनोड से पूरा का पूरा थैलस बन जाता है। यहाँ पर ये और क्लियर है, ये देखो आप, ये एपिकल सेल, इसके अंदर 2 विभाजन हुए, पहला नोड फिर दूसरा इंटरनोड, फिर उसके बाद ये नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, इंटरनोड में ये फिर वर्टिकल डिवीजन हुए। वर्टिकल डिवीजन में भी कुछ पेरिफेरल सेल्स ब्रांचेस बनाएंगे। ये वर्टिकल डिवीजन होने के बाद
परिधि की कोशिकाएं ये 6 से 20 और सेंटर में ये 2 कोशिकाएं हैं। यही चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो इंटरनोडल सेल है वो एक ही होती है, नोडल सेल 2 होती हैं और चारों तरफ इनके परिधीय कोशिकाएं होती हैं। और जो नोडल सेल हैं यही आगे वृद्धि करके इंटरनोड को आधा इधर से और आधा इधर से कवर करती है। तो इस तरह से कारा के थैलस में वृद्धि पाई जाती है। तो ये तो था कारा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना कारा में किस प्रकार की होती है। अब आता है कारा में जनन, रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। कारा रिप्रोड्यूस बाय बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। कारा के अंदर कायिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों प्रकार से जनन होता है। अलैंगिक जनन कारा में अनुपस्थित होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे कारा में कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा में कायिक जनन 4 प्रकार से होता है, बुलबिल्स के द्वारा, एमॉर्फस बुलबिल्स के द्वारा, अमाइलम स्टार्स के द्वारा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा, यानी कि पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, अनियमित पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, एमाइलम स्टार्स के द्वारा और सेकेंडरी द्वितीयक प्रोटोनिमा यानी कि द्वितीयक प्रथम तंतु के द्वारा। तो ये 4 प्रकार से कारा में कायिक जनन पाया जाता है। सबसे पहले हम बुलबिल्स क्या होते हैं या पत्र प्रकलिकाएं क्या होती हैं। ये छोटी छोटी अंडाकार या गोल संरचनाएं होती हैं जो कि राइजोइड्स मूलाभास के ऊपर बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है कारा एस्पेरा, और कई बार ये स्टेम की तने की नोड के ऊपर भी उपस्थित होती हैं और इनके अंदर फूड मटेरियल भरा होता है, स्टार्च भरा हुआ होता है, और जब ये मुख्य पादप से अलग होती हैं तो अलग होकर के नया प्लांट बना देती हैं। एमॉर्फस बुलबिल्स यानी कि अनियमित आकार की संरचनाएं, जैसे बुलबिल्स जो है वो गोल होते हैं या ओवल शेप होते हैं। एमॉर्फस बुलबिल्स जो है वो अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं, गोल गोल संरचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। कहाँ पर? पादप की आधारीय पर्व संधियों के ऊपर, लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट। इनके ऊपर छोटी छोटी अनियमित आकार की पत्र प्रकलिकाएं जो है वो एकत्रित हो जाती हैं और ये भी मुख्य पादप से अलग होकर के नया प्लांट बनाने में सक्षम होती हैं। पूरे प्लांट की जब डेथ हो जाती है तो भी ये पत्र प्रकलिकाएं मुख्य पादप से अलग हो जाती हैं और नया प्लांट बनाती हैं। ये आप देखो, ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये स्टेम के ऊपर उपस्थित हैं, ये राइजोइड्स के ऊपर उपस्थित हैं, ये भी राइजोइड्स के ऊपर है। इसी तरह से कई बार ट्यूबर्स भी दिखाई देते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं? प्रकंद। ट्यूबर्स प्रकंद होते हैं जो कि फूड मटेरियल से भरे हुए होते हैं और ये भी मुख्य पादप से अलग होकर के नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। ये एमॉर्फस बुलबिल्स है। ये देखो, अब छोटी छोटी बुलबिल्स जो हैं वो एकत्रित होकर के एक अनियमित आकार की संरचना बना देती है, जिसको हम कहते हैं एमॉर्फस बुलबिल्स। फिर आता है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स का मतलब क्या है कि स्टार जैसी संरचना है जिसके अंदर की एमाइलम नाम का स्टार्च भरा हुआ है। दीज आर मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक स्टार की तरह, स्टार की भांति दिखाई देती हैं और इनके अंदर बहुत सारा एमाइलम स्टार्च भरा हुआ होता है और इसीलिए इनको हम कहते हैं एमाइलम स्टार्स। ये एमाइलम स्टार्स भी पर्व संधि की नीचे वाली जो पर्व संधियां हैं उनके ऊपर बनते हैं, विकसित होते हैं और मुख्य पादप से अलग होकर के ये भी नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। ये एमाइलम स्टार्स हैं। आप देखो यहाँ पर कितनी बहुत सारी कोशिकाएं हैं और एक स्टार की भांति ये दिखाई देती हैं, लुक्स लाइक अ स्टार। इनके अंदर एमाइलम स्टार्च भरा हुआ होता है। लास्ट है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से पहले बात आती है कि व्हाट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कारा के अंदर, तो कारा का जो डिप्लॉयड जायगोट है उसके अंदर मेयोसिस होता है। उसके बाद उसका जब अंकुरन होता है तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। उसी प्राइमरी प्रोटोनिमा से कई बार ट्यूब की तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है विकसित हो जाते हैं। धागे के आकार के, धागे जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिकाकार संरचनाएं जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा से ही। उनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा और वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी नया प्लांट बना सकते हैं, नए प्लांट में विकसित हो जाते हैं।
तो इस तरह से कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कल हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। सो थैंक यू।